एक्सप्लिसिटली। पाइथन में वेरिएबल्स को नेम कैसे दिया जाता है और उन्हें इनिशियलाइज करना हो एक्सप्लिसिटली तो हम कैसे करेंगे? In mathematics, it is common that names and types of variables are declared before describing the concerning derivation or theorem. In the same way, computer programs require variables with specific names and types for handling data or values. मैथमेटिक्स के लोग कॉमनली जानते हैं, इवन आपने सेकेंडरी स्कूल्स में भी देखा होगा उस लेवल की मैथमेटिक्स में, कि आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। डिफरेंट तरह के मैट्रिसेस हों, वेरिएबल्स हों, आप उनके पहले नाम रखते हैं, फिर आप उन्हें कुछ वैल्यू वगैरह असाइन करते हैं ताकि उनकी हैंडलिंग उस रेलिवेंट जो पीस ऑफ डाटा है, वैल्यू है या मैट्रिक्स है या कोई वेक्टर है या कोई भी सेट है, उसकी हैंडलिंग आगे रेफरेंस के लिए आसान हो जाए। Declaration of variable types explicitly is an essential part of the program of typical programming languages like C++ and Fortran. However, interestingly, Python does not require explicit type declaration of variables. यानी C++ और Fortran में तो जरूरत होती है कि आप वेरिएबल्स का नाम रखें और साथ में टाइप भी खुद से एक्सप्लिसिटली बताएं। पाइथन में ऐसा नहीं है। In general, in any programming language, numeric values are treated in the form of integers without decimal part or real numbers with decimal part. Python has two basic data types for such real numeric scalar values. एक है उसमें int Python में और दूसरी है float. int इस नाम से 32 bit और float 64 bit. In Python, there is another data type complex for complex variables. However, attention on complex type is not put in this text. Python has a non-numeric data type str यानी string. String के लिए Python में type जो है उसका नाम है str, string. Generally, a string is a sequence of Unicode characters. Python also has a non-numeric data type bool for the two Boolean values, true and false. अब true को भी इसी अंदाज में ट्रीट करना है, T कैपिटल R U E स्मॉल, और false में F कैपिटल A L S E। उसके बाद इन पाइथन दीज फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी जो हमने बात की अब तक, वो क्या बात की है कि पाइथन में जो बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? इंट, फ्लोट, एसटीआर एंड बूल। ये वाली चार फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होंगी और ये क्या है? आर ट्रीटेड एज इम्यूटेबल। पाइथन में ये कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, हमें स्टार्ट से समझना चाहिए कि वेरिएबल्स म्यूटेबल भी हो सकते हैं और इम्यूटेबल भी हो सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब है अनमॉडिफाइएबल। आपने वेरिएबल एक बार बना लिया, उसको वैल्यू दे दी, नाउ दिस वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, इंटरनली वो चेंज नहीं हो सकती। हम उसकी ट्रीटमेंट इस अंदाज में करते हैं कि हमें लगता है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी या चेंज हो रही है या चेंज हम करना चाहे तो कर पा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो चेंज नहीं होती। बैकग्राउंड में क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इफ अ मॉडिफिकेशन इज मेड इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल of any of these types, then the modified value is treated as a new object and the variable made to point to the new value. इसको हम मेमोरी हैंडलिंग वाले में डिटेल में देखेंगे जाके, मेमोरी हैंडलिंग वाले स्किल में, इसी चैप्टर में। As said, Python does not require explicit type declaration of variables. It automatically detects and specifies the type of a variable the way it is assigned a value. यानी वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करते वक्त जो पहली बार नाम इस्तेमाल किया है और उससे जिस अंदाज में जोन सी वैल्यू दी गई है, उस वैल्यू के टाइप के मुताबिक पाइथन ऑटोमेटिकली वेरिएबल को टाइप भी बैकग्राउंड में सेट कर देगा। कंसीडर द फॉलोइंग फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पाइथन स्टेटमेंट्स दैट इन्वॉल्व इनिशियलाइजेशन ऑफ सम वेरिएबल्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। कि यहां पे समझ लें कि 8 डिफरेंट पाइथन स्टेटमेंट्स हैं, हर स्टेटमेंट में एक वेरिएबल बन रहा है। पहले में जो वेरिएबल बना उसका नाम है लेंथ, दूसरे में WID, तीसरे में टेम्प अंडरस्कोर नून, चौथे में BB8, पांचवें में हमने Q नाम का बना दिया, छठे में SENT नाम का बना दिया, सातवें में DENT नाम का बना दिया, आठवें में FLAG नाम का बना दिया। अब इक्वल का मतलब पाइथन में होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल के राइट हैंड साइड वाली चीज असाइन की जा रही होती है लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद वेरिएबल नेम को या आइडेंटिफायर को। तो पहले में हमने 7 रखा, फिर 5 रखा, इस तरह से डिफरेंट हमने वैल्यूज दे चुके हैं। 41.5 भी आ गई है, 4, 5, 6, 7। इन चारों में अगर आप गौर से देखें तो पहले में एक जुमला लिखा हुआ है डबल सिंगल कोट्स के पेयर में, दूसरे
पानी पानी जो दूसरा स्ट्रिंग है पांचवी स्टेटमेंट में, ये डबल कोट्स के पेयर में लिखा गया है। और छठी स्टेटमेंट में जो स्ट्रिंग है इक्वल के राइट हैंड साइड पे, इसका आगाज और इख्तिताम तीन सिंगल कोट से हो रहा है। सेवंथ स्टेटमेंट में तीन डबल कोट से आगाज और तीन डबल कोट से इख्तिताम हो रहा है। और उसके बाद आठवीं स्टेटमेंट में TRUE, यानी वही जो स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक वैल्यू थी बुलियन टाइप की, उनमें से एक लिए हमने ट्रू, वो हमने फ्लैग नाम के वेरिएबल को असाइन कर दी है। हम इस तरह बोलेंगे कि 7 की वैल्यू हमने असाइन कर दी लेंथ को जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो 5 असाइन हो जाएगा WID नाम के वेरिएबल आइडेंटिफायर को। इन जनरल हम इसे ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरह से बाकी के लिए भी ऐसा ही है कि राइट हैंड साइड वाली चीज असाइन की जा रही है लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद वेरिएबल नेम को या आइडेंटिफायर को। अब इसके मुतालिक हम फॉलोइंग पॉइंट नोट करते हैं। नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशंस मेड इन द अबव स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, on execution of statement 1, a variable with name length is created in the memory and initialized with an integer value 7. Python automatically detects the type of the value and implicitly specifies the type of the variable length as int. चूंकि जो पहली स्टेटमेंट है इसमें लेंथ नाम के वेरिएबल को 7 असाइन किया गया जो कि एक इंटीजर है, तो पाइथन इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में लेंथ नाम के वेरिएबल जो टाइप है वो टाइप इसकी सेट कर देगा इंटीजर, यानी INT अपने पास से उसको रिकॉर्ड में रख लेगा। WID एक और इसी तरह से उसको वैल्यू 5 मिली, ये भी इंटीजर है। लेकिन इस केस में तीसरी स्टेटमेंट में जो टेम्प अंडरस्कोर नून नाम का वेरिएबल है, इसे वैल्यू मिली है 41.5 जो कि एक फ्लोट वेरिएबल है, रियल वैल्यू है डेसिमल के साथ, तो इसे वो ट्रीट करेगा एज ए रियल वैल्यू, फ्लोटिंग फॉर्मेट वैल्यू। तो उससे तो टेम्प अंडरस्कोर नून नाम के वेरिएबल की जो टाइप हो जाएगी वो FLOAT फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो अब ये बजाहिर हमें ऐसा कोई एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर ने हमने नहीं लिखा, लेकिन जो लाइन 1 में वेरिएबल है, लाइन 2 में वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल्स इंटीजर हैं, लेकिन थर्ड वेरिएबल की टाइप FLOAT है। पहले दो की लेंथ की और विड्थ की ये INT टाइप है। इसके बाद लाइन 4, 5, 6, 7, इन चारों में ही 4 स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, वो एक जैसे स्ट्रिंग्स हैं। वो पहले वाले स्ट्रिंग को हमने नाम रखा BB8, दूसरे वाले का नाम रखा Q, तीसरे वाला नाम रखा सेंट, चौथे वाले का नाम रखा डेंट। हमने पहले देख चुके हैं पिछले स्किल में कि सिंगल कोट्स के साथ जो चीज आएगी, स्किल 3 में हम देख चुके हैं, सिंगल कोट से पेयर में या डबल कोट से पेयर में जो चीज आएगी वह स्ट्रिंग ट्रीट होगी। अगर ये सिंगल ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट के पेयर में भी आएगी तो वो भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी। तो ये 4 तरीके हो गए बेसिकली स्ट्रिंग क्रिएट करने के, सिंगल कोट के पेयर में, डबल कोट के पेयर में, सिंगल कोट के ट्रिपलेट के पेयर में, और डबल कोट के ट्रिपलेट के पेयर में जो आएगा ये भी स्ट्रिंग ट्रीट होगा। तो ये 4 स्ट्रिंग्स बने हैं, BB8 नाम का, Q नाम का, सेंट नाम का, डेंट नाम का। पाइथन इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली इसे टाइप असाइन कर देगा STR बैकग्राउंड में। और जो ये बुलियन वैल्यू है, जब ये असाइन की गई वेरिएबल को फ्लैग नाम के, तो फ्लैग नाम का वेरिएबल जब क्रिएट होगा तो इसकी टाइप ऑटोमेटिकली सेट कर दी गई है कि ये एक बुलियन को रेफर करेगा, तो इसकी टाइप हो जाएगी BOOL, स्मॉल में BOOL, बुलियन टाइप का वेरिएबल है। तो ये पॉइंट्स आगे किताब में स्लोली एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, आपको चाहिए कि आप इसे रीड आउट करें थारोली और अंडरस्टैंड करें किताब में से, बिकॉज यू नो इन दिस कोर्स वी आर फॉलोइंग द बुक सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। तो ये 4 तरीके हो गए कोड जो स्ट्रिंग क्रिएट करने के, सिंगल कोड के पेयर में, डबल कोड के पेयर में, सिंगल कोड के ट्रिपलेट में क्लोज कर दें, डबल कोड के ट्रिपलेट में क्लोज कर दें उस पेयर में, तो ये चारों केसेस में स्ट्रिंग क्रिएट होता है। द नेम ऑफ वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल लेंथ रखा हो, विड्थ रखा हो, टेम्प अंडरस्कोर नून रखा हो, बाकी नाम भी रखे हैं, इन्हें हम आइडेंटिफायर कहते हैं, समटाइम आल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द असाइंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज सेव्ड। यानी प्रिसाइजली हम यूं कहेंगे वो जो लेंथ इक्वल टू 7 है, इसका मतलब है कि मेमोरी में जहां पे 7 रखा गया है उस जगह का हवाला देने के लिए जो हमारे पास आइडेंटिफायर या रेफरेंस है, जो तख्ती है, नेम प्लेट है, वो लेंथ है।
The identifier or reference is used to refer to the content of that memory location, यानी उस मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट मौजूद है 7 हो 5 हो उसको रेफर करने के लिए जो आइडेंटिफायर या रेफरेंस यूज होता है. Recall that the name of a person is its identifier and it is used to address the or refer to that person. यानी किसी पर कोई पर्सन है अरशद, उस अरशद का जो नाम है वो नाम उस शख्सियत को, उस एंटिटी को, उस पर्सन को रेफर करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका लेबल या उसका टाइटल या उसका नाम या उसका आइडेंटिफायर. रूल्स फॉर सेटिंग वेरिएबल नेम्स. अब जो वेरिएबल नेम सेट करने हैं से कुछ रूल्स हैं. पहली बात तो ये कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकते हैं, ए से जी तक कैपिटल, ए से जी तक स्मॉल लेटर्स, अपर लोअर केस लेटर्स, ये अपर केस भी आ सकते हैं, लोअर केस भी आ सकते हैं, 0 to 9 10 डिजिट्स में से कोई भी आ सकता है, अंडरस्कोर भी आ सकता है. तो सिर्फ ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो हैं ये हम इस्तेमाल करके नाम रख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स प्लस अंडरस्कोर कैरेक्टर. इसके अलावा कोई नहीं आ सकता. 26 कैपिटल लेटर्स, अपर केस लेटर्स, 26 स्मॉल लेटर्स, तो ये 52 हो गए. 10 आ गए डिजिट्स 0 से 9 तक, तो ये हो गए 62, और 63rd हो गया अंडरस्कोर. तो सिर्फ हम ये 63 लेटर्स या करेक्टर्स या इन प्रॉपरली अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स में से कोई भी हम इस्तेमाल करके हम नाम लिख सकते हैं. Any character other than the alphanumeric characters or this underscore would cause an error. अगर आप कोई वेरिएबल नाम ऐसा रखें जिसमें इनके अलावा भी कुछ लिखा हो, कोई फुल स्टॉप लगा दें, कोई हैश का साइन लगा दें, कोई स्पेस लगा दें, यहां जो ऊपर लिखा हुआ है टेम्प अंडरस्कोर नून, आप इसको टेम्प स्पेस नून लिख दें तो ये एरर आ जाएगी. टेम्प अलग चीज बन जाएगी, नून अलग चीज बन जाएगी. अगर वहां पे इसकी पोजिशनिंग सही नहीं है तो एरर आ जाएगी इसकी. A Python identifier can have 1 to 79 characters. हमने जो अब तक वेरिएबल नाम रखे हैं सबसे बड़ा यही था, जिसमें TEMP 4, NOON नून 4 और दरमियान में अंडरस्कोर 9 कैरेक्टर्स लेंथ का हमने नाम रखा. आप मैक्सिमम 1 से लेकर 79 तक का नाम रख सकते हैं. अकेला सिंगल लेटर भी आइडेंटिफायर के तौर पे यूज हो सकता है. x = 7 कर दें तो x नाम हो गया वेरिएबल का. The first character of an identifier cannot be a numeric character. जो पहले वाला है वो न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, अलग रूल है. उसके बाद है कि प्लेसिंग अ स्पेस बिटवीन, जैसे पहले बात हुई है स्पेस आ गई तो सिंटैक्स एरर हो सकती है. तो स्पेस कैरेक्टर क्योंकि डीलिमिटर का रोल प्ले करता है. इट इज रिलेटेड टू द अपरेंट vocabulary or grammar of the language. It causes the failure of the compilation or interpretation process. अगली बात है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, यानी अपर केस कैपिटल लेटर्स और लोअर केस स्मॉल लेटर्स अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं. तो अगर मैं ऐसे लिखूं विड 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 विड, तो 8 स्टाइल मैंने लिख दिया है, कभी किसी को कैपिटल कर दिया, कभी किसी को इस्तेमाल कर दिया, तो ये 8 डिफरेंट परम्यूटेशंस या 8 डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं. ये सारे के सारे डिफरेंट नाम हैं पाइथन के नजदीक, क्योंकि स्मॉल अलग ट्रीट हो रहा है, कैपिटल अलग ट्रीट हो रहा है. अगर मैं लिखूं कैपिटल x = 4 और फिर लिखूं दूसरी लाइन में स्मॉल x = 7, तो ये दोनों x अलग अलग 2 डिफरेंट वेरिएबल्स ट्रीट होंगे. दिस इज आल्सो ट्रू फॉर एनी कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड ऑफ द पाइथन. लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, पाइथन में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि लैंग्वेज के अपने इस्तेमाल के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड्स. उनके लिए भी ट्रू है. और जो पाइथन के अपने कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिक्लेयर्ड केयरफुली एंड देन शुड बी यूज एग्जैक्टली द सेम सब्सिक्वेंटली. यानी जो भी आप नाम रखेंगे आपको पता हो नाम कैसे रख रहे हैं, पर उसके बाद जब भी आपने उस प्रोग्राम में उसको इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करना है, बदल नहीं देना उसको, स्मॉल कैपिटल स्मॉल का फर्क नहीं डाल देना. Moreover, most of the keywords in Python are in lowercase. Therefore, it might be useful if all the letters in a program are used in lowercase. बहरहाल आप ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी बना लें अगर चाहें तो, वो ये है कि पूरे प्रोग्राम में आपने हर चीज स्मॉल लेटर में लिखनी है, तो कैपिटल कंफ्यूजन खत्म हो सकती है. बट लेकिन ये आपका अपनी टेक्निक हो सकती है, कोई ये रूल नहीं है. और जो लैंग्वेज के कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि टेबल 2.2 में गिवन हैं, इनमें से कोई भी वर्ड ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, इफ, एल्स, इनके इस्तेमाल हम आगे देखेंगे. ये सारे कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स हैं मुख्तलिफ टाइप्स के. कोई इंपोर्ट का कीवर्ड है, कोई कंट्रोल फ्लो का कीवर्ड है, कोई ऑपरेटर के लिए कीवर्ड है, कोई वैल्यू के लिए कीवर्ड है,
कोई रिटर्निंग कीवर्ड है, मतलब मुख्तलिफ पर्पसेस हैं इसके। ये सारे कीवर्ड्स जो मौजूद हैं, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल करके अपने वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। बाज लैंग्वेजेस में अलाउ कर देते हैं रख लें, लेकिन अगर आप रख लेंगे तो जो उस वर्ड का अपना मकसद है वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि कभी भी किसी भी लैंग्वेज में काम करें, किसी भी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में काम करें, जो कीवर्ड या रिजर्व वर्ड हैं उनको अपने किसी वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल ना करें। इंटरेस्टिंगली, मल्टी वर्ड आइडेंटिफायर्स कैन बी सेट इन डिफरेंट स्टाइल्स फॉर ईज। हम बाज का वेरिएबल का नाम रखते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल, एक कैमल स्टाइल है, माई वेरिएबल नेम, यानी दो तीन लफ्ज जोड़ के बनाया है, हर लफ्ज को कैपिटल कर दें स्टार्टिंग को। पास्कल स्टाइल, पहले वाला भी कैपिटल कर दिया, माई वेरिएबल नेम। तीसरा है स्नेक स्टाइल, जो हमने ऊपर टेम्प अंडरस्कोर नून नाम का बनाया वेरिएबल, वो स्नेक स्टाइल है कि पहला स्मॉल, फिर अंडरस्कोर, दूसरा वर्ड, फिर अंडरस्कोर, कोई मजीद वर्ड है तो मैंने ये तीन वेरिएबल डिफरेंट डिक्लेयर किए हैं। लेकिन जो स्टाइल है हम इनको रफली कह सकते हैं, मतलब ये जस्ट उसको नाम दे रहे हैं, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हम चाहें तो इनके अलावा भी कुछ और नया पैटर्न बना सकते हैं, बस जो ऊपर रूल्स बताए गए उन्हें फॉलो करना है। सिंबल इक्वल का साइन, ये इक्वालिटी नहीं है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बतौर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। लेंथ इक्वल टू 7, ये ठीक है, मीनिंगफुल है, लेकिन 7 इक्वल टू लेंथ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लेंथ जो भी है वो असाइन करने जा रहे हैं, लेंथ नाम की चीज जो भी है वो असाइन करने जा रहे हैं 7 को, तो 7 तो वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। अगर अकेला लेटर है तो वो कोई एबीसी में से होगा, तो लिहाजा ये 7 तो नहीं आता, तो ये एरर आ जाएगी। ये देयर शुड बी अ वेरिएबल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, अदरवाइज अ सिंटैक्स एरर अकर्स, यानी इक्वल के लेफ्ट साइड पे कोई प्रॉपर वेरिएबल ही होना चाहिए। पाइथन में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आप ए बी सी तीन वेरिएबल लिए इक्वल टू, उनको आप तीन स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, पहला स्ट्रिंग फिर कॉमा आ गया, दूसरा स्ट्रिंग फिर कॉमा आ गया, फिर तीसरा स्ट्रिंग। तो ये ऐसे भी इसे एक्सेप्ट कर लेगा, ये से ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेगा, वैल्यू सेम हो तो। A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू C1 इक्वल टू 8.5। इसमें क्या होगा, पहला फ्लोट वेरिएबल A1, दूसरा फ्लोट वेरिएबल B1, तीसरा फ्लोट वेरिएबल C1, तीन अलग अलग वेरिएबल क्रिएट होंगे और वो उनको वैल्यू मिलेगी 8.5। On execution of the first statement, three variables A, B, C of type strings are created in the memory and they are assigned three strings, these one respectively. On execution of the second statement, ये हम बात कर चुके हैं कि 8.5 मिलेगा A1 को, B1 को और C1 को। अब ये कुछ रिमार्क्स हैं, कुछ प्रैक्टिसिंग के लिए ये आपको देखने चाहिए। ट्रिपल कोट्स में कर दिया, डबल कोट्स में कर दिया, उसके बाद ये जो बेसिकली आपको इस्तेमाल सिखाया जा रहा है कि अगर आप कोट्स को, डबल कोट्स को अपने आउटपुट स्टेटमेंट का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आपको बैक स्लैश करैक्टर वगैरह यूज करने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत, कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अगर हम इसे एग्जीक्यूट करने जाएं, चलिए अब हम चलते हैं अपनी एग्जीक्यूशन तरफ, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ये हमने एक स्टेटमेंट लिखी है, अगर तो है ये एक लाइन पे, हमने कंट्रोल एंटर किया तो ये हमें इसका रिस्पांस एज इट इज मिल गया कि हमने बेसिकली अपने प्रिंट स्टेटमेंट को दी हैं दो आर्गुमेंट्स, दो स्ट्रिंग्स दी हैं, पहला स्ट्रिंग कॉमा, दूसरा स्ट्रिंग। ये दो स्ट्रिंग हमने अपने प्रिंट स्टेटमेंट को दिए हैं। इसका रिस्पांस ऐसे प्रिंट होके आ गया, पहला पहला स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, फिर एक स्पेस गैप के बाद दूसरा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अगर हम ऐसा करते हैं कि यहां पे कोमा के बाद यहां पे एंटर प्रेस कर देते हैं और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल एंटर, तो अभी भी ये ठीक ठीक एग्जीक्यूट हो गया, यानी आप नेक्स्ट हिस्से में जा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते कि यहाँ पे प्रेस कर दें, कोमा से पहले एंटर प्रेस कर दें, अब हम इसे कंट्रोल एंटर दबाएं, अब भी ये ठीक एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर मैं फर्ज करें, अब आप नोट करें कि मैंने जो ब्रेकिंग दी है वो कोमा से पहले और बाद में दी है, किसी कोटेशन के दरमियान के पेयर के दरमियान में नहीं दी अपनी स्टेटमेंट लिखते वक्त। नहीं, मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं तोड़ा, बल्कि पहला आर्गुमेंट मुकम्मल हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में गया हूं कोमा, फिर नेक्स्ट लाइन में दूसरा आर्गुमेंट जो भी है, आई लर्न अ लेसन, ये पूरे का पूरा इकट्ठा एक लाइन पे मौजूद है। अगर फर्ज करें मैं इसे ही तोड़ दूं, यानी अगर मैं इसको यहां पे एंटर प्रेस कर दूं
ठीक है, यानी जो आपका स्ट्रिंग शुरू हुआ है, स्ट्रिंग शुरू होने खत्म होने से पहले ही मैं नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया हूं, तो अभी खैर एरर यहां भी उसने दिखा दी है, अभी एग्जीक्यूट करने से पहले ही। स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड, वो इसे ऐसे ट्रीट कर रहा है कि भाई आपने शुरू किया था स्ट्रिंग डबल कोट से, खत्म नहीं किया, इस लाइन में तो खत्म नहीं किया, तो उसे एरर के तौर पर शो कर रहा है। अगर मैं यहां पे इसे कंट्रोल एंटर प्रेस कर दूं तो ये एरर आ गई है। एरर क्या बताइए, आई लर्न आ, उसके बाद एरर है, और वो क्या है, एंड ऑफ लाइन आ चुका है, ईओएल एंड ऑफ लाइन आ चुका है, वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, यानी अभी सिस्टम आपका एक स्ट्रिंग पढ़ रहा था कि आपने लाइन खत्म कर दी, तो ये एरर आ गई है, तो अब ये आगे मूव नहीं करेगा। इसका एक सोल्यूशन तो वही है कि हम इसे खत्म कर दें, यहां पर ले आए। उस केस में अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो अब ये ठीक एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर किसी चीज को दरमियान से आप तोड़ते हैं और नेक्स्ट लाइन में मूव करना चाहते हैं, तो उस केस में पाइथन में बैक स्लैश करैक्टर अकेला अगर लगा दिया जाए, तो अब देखें नीचे कलर भी चेंज हो गया ब्रैकेट का, ये मैंने हटाया, ये मैंने लगाया, तो अब ये उससे ट्रीट कर लेगा कि अभी ये चीज अधूरी थी और नेक्स्ट लाइन पे चली गई है, ये उसे समझ जाएगा और उसे अकॉर्डिंगली ट्रीट करेगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो ये ठीक एग्जीक्यूट हो गया। बल्कि यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है, बाहर नजर नहीं आ रही। अभी भी वो यही बात कह रहा है कि आई लर्न आ के बाद स्पेस है, उसके बाद जब ये आया है बैक स्लैश, उसके बाद भी चीज खत्म हो गई, तो असल में यहां गलती से मुझसे एक स्पेस लगी हुई है। अगर मैं स्पेस को खत्म कर दूं, यानी बैक स्लैश के बाद कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो अब ये ठीक एग्जीक्यूट हो गया। यानी बैक स्लैश जब लग गया है तो उसके बाद वाली चीज नेक्स्ट लाइन में जानी चाहिए। अगर आप लाइन ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो कोई आपका कोड चल रहा था, कोई स्ट्रिंग चल रहा था, या कोई स्टेटमेंट अधूरी थी, तो अधूरी स्टेटमेंट आगे लेके जानी है तो बैक स्लैश के फौरन बाद आगे ले जाएं। बैक स्लैश के बाद स्पेस भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो तो नजर आती नहीं है, और लेकिन वहां मौजूद हो सकती है, तो उस केस में भी एरर आएगी। जैसा कि मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्पेस कर दी है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो ये एरर शो कर रहा है, क्योंकि स्पेस आ रही है दरमियान में, बैक स्लैश के बाद ये स्पेस खत्म करें और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये ठीक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम अपने टॉपिक में ये स्टडी कर रहे थे पॉइंट। अच्छा, यहां पे एक बात नोट कीजिए कि बज़ाहिर आपको महसूस होगा कि एक छोटे से पॉइंट को समझाने के लिए हम इसमें ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। पॉइंट ये है कि चीजों को बारीकी के साथ एक बार ही समझना होता है, और आगे चल के अगर ये चीजें सामने अचानक आए तो आदमी अब तलाश ही करते रहेंगे कि एरर क्यों आई है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि अभी ये कोड चल रहा था, मतलब स्ट्रिंग चल रहा था, कोड बंद नहीं हुआ था, आगे गई है तो ये वही एरर आ चुकी है, किताब में भी एक्सप्लेन की गई है। Conventionally, it is recommended to use less than 80 characters per line for better readability or window handling. It is यानी हम जो लाइन लिखें उसमें ये करें कि 80 कैरेक्टर्स तक लॉन्ग लिखें, 80 या 100 कर लें, 70 कर लें। उसके बाद अगर स्टेटमेंट बाकी है, कुछ मजीद लिखना है उसी स्टेटमेंट में, तो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएं बैक स्लैश लगा के। It is also recommended that some blank lines should be placed between different parts of a program to enhance the readability of the code. However, avoiding excessive use of blank line is also suggested. यानी हम अपने प्रोग्राम में कुछ कुछ खाली लाइनें छोड़ दिया करें ताकि प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग करने में आसानी हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी इस्तेमाल ना करें। तो ये कुछ टैक्टिक्स हैं जो कि हम अपने काम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने स्किल 1 में हम देख चुके हैं कि हमने जो एक प्रोग्राम सैंपल दिया हुआ था उसमें 2-3 लाइनें खाली छोड़ी हुई थी, ब्लैंक लाइंस, तो वो हमें रीडेबिलिटी एनहांस करने में इस्तेमाल होती हैं। एक है प्रोग्राम में करेक्ट होना, लेकिन साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा नफासत से लिखेंगे तो पढ़ने में आसानी हो सकती है। तो नफासत से मुराद यही छोटे छोटे असूल हैं जो कि जगह जगह सामने आते रहेंगे। और जो ये इन इफ अ पाइथन स्टेटमेंट इज टू बी रिटन ओवर मल्टीपल लाइंस देन द लाइन कंटिन्यूएशन ऑपरेटर, जब हमने बैक स्लैश देखा है क्या है, ये लाइन कंटिन्यूएशन ऑपरेटर के तौर पे यूज हो सकता है, यहां पे इस काम के लिए यूज हो रहा है। ये is used at the end of each line next to which the statement is to be continued. However, for cases where any of these brackets is open, then the statement can be extended to multiple lines appropriately till the closing of these
closing of these with any of the relevant bracket respectively. The following multi-line statements produce the same output. ये बात तफसील से हो चुकी है। यहाँ बताना मकसूद था कि अगर ब्रैकेट चल रही है तो बैक स्लैश कंटिन्यूएशन ऑपरेटर यूज कर लें ताकि वो मल्टीपल लाइंस पे चीज आपकी चलती रहे। तो इस तरह से ये हमारा स्किल 4 मुकम्मल हुआ। आपको कम से कम एक बार थारोली पढ़ लेना चाहिए, मेन बात को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। आप एक थारो एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आगे जाएंगे तो उससे आपको आगे जाए काम करने में आसानी होगी। वरना अचानक आप कोई नई चीज पढ़ रहे हैं या कोड क्रिएट कर रहे हैं, दरमियान में कुछ हैपनिंग हो गई है तो आपको उसकी रीजनिंग मालूम नहीं होगी। तो लिहाजा रीजनिंग के साथ पढ़ते हुए आगे चलना जरूरी है और इसको एक बार ही समझा जाता है, बार बार उसको ऐसा करने की जरूरत पेश नहीं आती। यहां पे इस तरह से हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।